नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, उसका 5th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जल। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं। तो जो कई मंडल आपके सामने थे, शोमंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, कई मंडल आपने देखे थे, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो आगे पढ़ते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बने हैं, क्या बनते हैं। आप नदी, जलपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला गया। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहां से यह वर्षा, हिम या सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरने लगता है। मतलब जैसे कई बार जो बर्फ की बारिश होती है, ये शिमला वगैरह आप देखते हैं उधर, उस तरफ सर्दियों में दिसंबर में ये जो बर्फ गिरती है उसको कहते हैं सहिम वृष्टि। तो धरती या समुद्र पर नीचे गिरने लगता है। तो ये जिस जल के बारे में बात कर रहा है वो कौन सा जल है। ये मुख्य रूप से जलवाष्प के रूप में जो वर्षा होती है, बारिश है, वो इकट्ठा होता है जल। थलशाला क्या होता है, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। तो जैसे ये हो गया ना थलशाला, तो घर में पौधे रखने का एक छोटा अहाता, एक बना हुआ एक जगह। जैसे ये जार में दिख रहा है आपको, तो इसको कहते हैं थलशाला। ये जार में रखा हुआ ना। ये जिस प्रकार में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। समुद्र से और भी जहां जल है पृथ्वी पर, वहां से तापमान के कारण वो ऊपर उड़ता है वाष्प के रूप में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा, बादलों का रूप लेगा और ज़्यादा भारी होगा, तो हवा के साथ साथ बादल उड़ते रहेंगे और उसके बाद जहाँ जो है वो वर्षा हो जाएगी। फिर से वो जल जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। तो ये जो चक्कर चलता रहता है, इसी को ही कहते हैं जल चक्र। तो ये चित्र बना हुआ इधर देखिएगा, ये बादल के आंखें भी बना रखी है इन्होंने, ये होठ भी ऐसे बना रखे हैं, मुंह बना रखा है पूरा। ये देखिए वाष्प हो गया, ये जल यहाँ दिख रहा है, जल का वाष्पीकरण हुआ। ये ऊपर जाने के बाद में अब ये संघनन, देखिए संघनन क्या होता है, जब वाष्प जो है जल के रूप में या जो बर्फ के रूप में या जो भी वो ऊपर जो चेंज होता है, तापमान ऊपर कम होगा। तापमान कम होने के कारण जो वाष्पीकृत जल है वो जल की बूंदों के रूप में बदल जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। अब ये बहुत बेसिक वर्ड है ये संघनन, और ये 7वीं क्लास के बच्चों के लिए लिखा गया कि साहब 7वीं क्लास के बच्चों को आना चाहिए। और उसके बाद में फिर ये जब ये भारी होने लगेगी, जो बूंदे वगैरह ज़्यादा भारी हो जाएगी, तो फिर ये क्या होती है, फिर ये बरसने लग जाती है। फिर ये कहाँ बरसेगी, कैसे बरसेगी, फिर वो कई फैक्टर काम करते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। क्या है थलशाला? एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके लिए इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। सबसे पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। जो जल की फुहार छिड़क करके पत्तियों और मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर के जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। क्योंकि जार है वो बंद हो जाएगा तो बाहर जाएगा नहीं उसमें। तो जब वाष्प हो गई एक बार जो है वो वाष्पीकरण के कारण जल वाष्प के रूप में, और जैसे ही तापमान कम होगा वो बूंदों के रूप में आपको नीचे गिरते हुए दिखाई दे जाएगी, या बूंदे बूंदे से दिखाई दे जाएगी। यह होता है संघनन की प्रक्रिया। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। जो जल शताब्दियों पर उपस्थित था वही आज भी मौजूद है।
जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। भाई ये तो ये जल चक्र है ये तो। लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद हैं। मतलब जो लवण जल का मतलब होता है जो जल आप पी सकते हो जिसमें लवण की मात्रा नहीं हो। तो जैसे नदी का पानी जो होता है, ऐसा हो गया कि साहब ये नदी तो खारी है। आपने ये सुना क्या कभी कि नदी तो खारी है, नदी का पानी तो मीठा नहीं है? या हिमनद हो गए, ये ताल, सोते, ये इनका पानी कैसा होता है? पीने योग्य होता है। और समुद्र का पानी, अब कोई व्यक्ति मान लीजिए समुद्र में नाव लेके चला गया और अगर वो भटक गया तो उसके प्यासा मरने की नौबत आ जाएगी। अब कोई कह सकता है कि साहब समुद्र में तो पानी पानी है, प्यासा क्यों मरेगा? वो पानी पीने योग्य नहीं है। पानी ना पिए तो मरे और समुद्र का पानी पी ले तो मरे। पीने के पानी की भी समुद्र में समस्या आती है। वो एक मूवी आई थी इरफान खान की, लाइफ ऑफ पाई, बहुत बेहतरीन मूवी थी। उस मूवी के अंदर जो इरफान खान के एक किशोरावस्था के बच्चे का जो रोल किया है कि किस तरह से वो समुद्र के अंदर, उनका बड़ा जहाज होता है और एक वो रस्सी वगैरह छोटी नाव के बंदी होती है, वो रात को उस नाव पे चला जाता है और वो नाव की रस्सी खुल जाती है। अब उसके साथ में एक तो भाग होता है और बाकी कई जानवर और होते हैं, 2-4 और। तो वो किस तरह से समुद्र के अंदर सरवाइव करता है, अपने आप को बचाता है, ये चीज़ दिखाई है कि वो पानी का भी कैसे इंतजाम करता है। पानी वो इसका नहीं पी रहा है, समुद्र का। तो ये चीज़, इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी ना, वो कैसा आप समुद्र से नमक बनाएंगे, तो वो यही तो है, नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। ये सांबर झील है, सांबर झील के बारे में आपने सुना ही है। राजस्थान में जो नमक होता है इसमें सांबर झील के अंदर, तो उस पानी को क्या करते हैं, जो इस तरह से क्यारियां बना बना के भर देते हैं, वो पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। उड़ जाएगा तो उसमें नमक की इतनी ज़्यादा मात्रा है कि पीछे वो बचता है तो नमक ही नमक बचता है। मैं पूरा ये देख के आया हूँ किस प्रकार से नमक बनता है सांबर झील के अंदर। सफ़ेद ही सफ़ेद हुआ पड़ा है चारों तरफ। आप जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बर्फ़ का रेगिस्तान, कोई इस तरह की जगह आ गई हो। तो ध्यान रखिएगा, लवणीय जल जो होती है यानी उसमें लवण की मात्रा जैसे समुद्र और महासागर का जल हो गया। अब ये देखिए, ये चित्र थोड़ा इस प्रकार से है, ये सीधा वैसे नहीं है, इस मैप में ऐसे ही बना हुआ है, ये आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, ये फोल्ड नहीं हो रहा। इसमें कुछ नहीं है, समुद्र के नाम वगैरह ही लिखे हुए हैं। जैसे ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये दक्षिणी चीन सागर है, ये भारत तो आपको दिख ही रहा है यहाँ से। ऐसे फ़ोन को ऐसे करके देख लो, उसको मोड़ दो यूँ टर्न करके फ़ोन को। और इधर ये जैसे नदी वगैरह ब्रह्मपुत्र ये हो गया, इधर ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। जो स्वेज नहर है वो यही तो है, वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली। ये पूर्वी चीन सागर, ये दक्षिणी चीन सागर, और ये कर्क रेखा आ गई, ये कोरल सागर हो गया, ये डार्लिंग नदी है, नाम भी कितना इसका जोरदार है, डार्लिंग। फिर मरे डार्लिंग बोलते हैं वैसे। फिर ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, ये हिंद महासागर है पूरा, ये प्रशांत महासागर है। और ये नील नदी, नाइजर नदी, विक्टोरिया झील, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, ये फेमस फेमस नाम लिखे हैं इन्होंने। ये भूमध्य सागर, ये दुनुबी नदी, ये आर्कटिक सागर हो गया ऊपर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, इस तरफ जो है ये उत्तर वाले जो ये महाद्वीप है इनके ऊपर। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यही तो है ना एस की आकृति का, ये देख लो इसको ऐसे ही यूँ, एस ऐसे ही लिखते हैं ना, ये एस की आकृति का है। ये दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, ये अमेजन नदी, कैरेबियन सागर। जो भारत को ढूंढने के लिए जब कोलंबस निकला था तो वो इधर से ऊपर से वो
इधर भारत की तरफ आने के बजाय वो इधर चला गया था, इन तटों की तरफ, और नई दुनिया की खोज कर दी उसने, अमेरिका की। फिर मिसिसिपी नदी, और अमेरिका को नई दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे पहले जैसे यहाँ के जो लोग थे, तो आप देखते हैं कि ईसा के पहले जो शताब्दियाँ थी, चाहे उसकी बात करें या बाद की बात करें, ये अफ्रीका और यूरोप का एशिया महाद्वीप के साथ शुरू से ही जो है एक संपर्क था। उत्तर पश्चिम जो रास्ता था भारत का, उस तरफ से फिर ये नाव वगैरह बनने लगी, तो उसके माध्यम से जब वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, तो फिर ये समुद्री मार्ग से जाने लगे। लेकिन ये जो इधर वाले हैं, इनके बारे में तो किसी को मालूम ही नहीं था कि इधर भी कुछ है। ये इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो 1492 में जाकर के ये पता चलता है कि ये इधर भी कुछ है। और ब्रिटेन वालों ने क्या किया, फिर यहाँ के जो मूल निवासी से उनको भगाने की कोशिश की या इनको गुलाम बना लिया, और धीरे धीरे ब्रिटेन वाले ही आ करके कहाँ बसने लगे, अमेरिका में। और एक दिन जो ब्रिटेन वाले ही जो थे, मुख्यतः यूरोप महाद्वीप वाले, जो खास करके ब्रिटेन वाले ही आके जो अमेरिका में बस रहे थे, उन्होंने एक दिन क्या कर दी थी, क्रांति कर दी वो। तो मिसिसिपी नदी हो गया, ये विनिपेग झील है, ये सुपीरियर झील, ये हुरन झील, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये साल्ट लेक सिटी है, ये ग्रेट बियर झील है, ये ग्रेट स्लेव झील है। तो ये महाद्वीपों के अंदर कौन कौन सी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, लवणता कहते किसको है? 1000 ग्राम जल के अंदर जो नमक की मात्रा है, उसी को क्या कहते हैं? लवणता। कि 1000 ग्राम जल के अंदर नमक की मात्रा कितनी है? तो महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। और ये जो इजराइल का मृत सागर है, इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। और तैराक इसमें पलव कर सकते हैं, यानी वो आराम से ऊपर तैर सकते हैं। इसमें कोई डूबता ही नहीं है मृत सागर में। आप डूबने की कोशिश करोगे तो ही नहीं डूब पाओगे, क्योंकि नमक की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना? पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना क्यों पड़ रहा है? सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो जल 3/4 है, वो अधिकतर महासागरीय जल ही है, जिसमें लवणता पाई जाती है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वो पीने योग्य नहीं है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? इसलिए तालिका में, निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो महासागर 97.3, बर्फ छत्रक, जो बर्फ के छत्रक हैं, उनमें कितना जल है? 0.2% जो है। फिर भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवणीय जल 0.009%, स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलों के अंदर तो 0.009%, वायुमंडल में 0.0019 और नदियों में 0.0001। ये हो गया 100%। तो आप ये देख लीजिए कि 97.3% जल तो अकेला महासागर का ही है, जो कि पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी जैसे नमकीन झीलें वगैरह है, तो इनका भी पीने योग्य नहीं होता पानी। अभी जैसे सांबर झील है, आप इतिहास में भी पढ़ते हैं कि सांबर झील जो है, जब अजमेर के चौहान पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सांबर झील की जो है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वो जो है, इसकी खुदाई किसने करवाई थी? वासुदेव चौहान ने, ऐसा लिखा मिलता है। तो फिर कुछ दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर झील बनवाएगा तो वो मीठे पानी की बनवाएगा, ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। वो नमक की झील क्यों बनवाएगा? तो इस तरह से इतिहास के अंदर भी चीजों में कई बार ये मिलता है आपको। ये तो खैर एक बात आ गई, तब आपको बताई मैंने। तो ये है 1%। और धरती पर जितना जल है, उसका भूमिगत जल जो है भूमि के अंदर, वो केवल 0.68% है, यानी 1% भी पूरा भूमिगत जल नहीं है। और जहां लोग
रात दिन भूमिगत जल को पीने में लगे हुए हैं कि भूमिगत जल को प्रयोग करें। धीरे धीरे वो जमीन अब बंजर होती जा रही है, क्योंकि भूमिगत जल की भी एक क्षमता है। अब कोई कुआं है, आप उसमें से रात दिन निकालने लग जाओ तो कोई तो दिन ऐसा आएगा ना जब उसमें जल नहीं रहेगा। ये दक्षिण भारत की तरफ कई कंट्री हैं, जैसे ये कंट्री क्या, ये कई जैसे राज्य हैं, कई स्थान हैं, जैसे चेन्नई है और भी कई आसपास के कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां भूमिगत जल ना के बराबर रह गया है। ये स्थिति हो चुकी है। और सरकारी नौकरियां अभी जो चल रहा है इसी बारी निकल जाओ। बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ आपके लिए इससे बेटर नहीं हो सकता। आने वाला जो समय है वो इतना खराब आ रहा है सरकारी नौकरियों के लिए। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। 2 लीटर जल लें। मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखो। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो कि महासागर और समुद्र में पाया जाता है। और यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक से युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दिखाता है। और चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया। आप समझे कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। मतलब ये तो एक प्रयोग है कि जैसे 2 लीटर जल है तो 2 लीटर जल में से आप सिर्फ 12 चम्मच निकाल के अलग रख दो। वो 12 चम्मच जो जल है 2 लीटर में से, वो ही धरती पर एक प्रकार का जो अलवणीय जल है, जिसमें लवण की मात्रा नहीं है, जो उपयोग करने योग्य है। बाकी जो बचा है अब 12 चम्मच के बाद, वो उपयोग करने के योग्य नहीं है, लवणीय जल है, उसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है। फिर ये भौम जल जो भूमिगत जल हो गया 2 चम्मच, आधा चम्मच अलवण जल की झीलें होगी, 1 बूंद नदियां हैं। जो पृथ्वी पर जल है, तो अब जैसे मान लीजिए अगर पूरे पृथ्वी पर जल अगर 2 लीटर हो पूरी पृथ्वी पर, तो उसमें से नदियों का जो जल है वो कितना है? 1 बूंद है। उसमें भी लोग नदियों को जो है इतना गंदा रखते हैं, इतना उसको खराब रखते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ये देखिए जल की समस्या। द वाटर यू ड्रिंक और गंगा अमोंग 10 डाइंग रिवर्स, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। अभी रिपोर्ट आती है, आके चली जाती है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मतलब 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, तो उस दिन बातें करते ही हैं जैसे हर दिवस के दिन करते ही हैं। जैसे बाकी दिवस मनाते हैं तो उस दिन उस जो विषय वस्तु है उसका बहुत बढ़ा के खूब उसके बारे में भाषण दिए जाते हैं। तो ये वही दिन है 22 मार्च कि जल बचाओ जल बचाओ। सब फेसबुक पे स्टेटस लगा देंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, पर बचाने के लिए प्रयास करना। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, वास्तव में होती तो है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। मैं अभी एक लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था, जो अंडमान निकोबार का, मैंने बताया था कि मैं जब अंडमान निकोबार गया था, तो ये जब कहा था तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आप अंडमान निकोबार क्यों गए थे? तो मैं कोई काले पानी की जो सजा है वो तो काटने गया नहीं था कि अंग्रेजों का टाइम होता तो वो सजा काटने जाते काले पानी की। वहाँ एक प्रकार का जो पोर्ट ब्लेयर में वो जेल जिसके अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था, उनके साथ में कितना अत्याचार होता था वो अपनी आंखों से देखने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उस जगह को जाके देखूं। वो एक तरह का साक्षात मंदिर है वो, मतलब जिसकी
पूजा करनी चाहिए, ऐसी जगह है वो। उसमें हमारे जो क्रांतिकारियों का खून वो तक आपको लगा दिख जाएगा दीवारों पे। और ये तो उसमें 7 एक बैरक बनी हुई है, वो जेल की जो सेल बनी हुई है वो, ये 2004 के आसपास जो सुनामी आई थी उसमें 3 बैरक तो नष्ट हो गई थी, 4 एक बैरक बची हुई है उसमें। उसमें इतना ऐसा सिस्टम कर रखा है कि एक कैदी दूसरे कैदी को देख ही नहीं पाए, मतलब कोई दूसरा देखने वाला भी नहीं है उसको। इस तरह का सेल बना रखी थी उन्होंने। भागने का तो कोई था ही नहीं सिस्टम, भाग के जाएगा कहाँ, पानी है चारों तरफ, बंगाल की खाड़ी चारों तरफ पानी पानी है, कोई भागने की कोशिश भी करेगा तो कहाँ जाएगा वो। और एक बैल से जितना काम करवाया जाता है एक दिन में, उस बैल से कहीं ज्यादा काम एक क्रांतिकारी से वहां करवाया जाता था। अगर कोई क्रांतिकारी हड़ताल कर देता था, या जैसे मान लीजिए कोई कि मैं कुछ अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूंगा, तो चाहे मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तो ये जो नलियां होती थी, उन नलियों में जो दूध डाल के और उनकी नाक के अंदर उनको जबरदस्ती घुसेड़ के और उनको पिलाते थे कि ये जिंदा रहे, और फिर अत्याचार करते थे। शोषण की वहां फोटोएं इतनी लगी हुई है, आपका दिल दहल जाएगा कि वास्तव में ये आज़ादी जो मिली है ये ऐसी नहीं मिली है कि बैठे बैठाए आराम से मौज मस्ती से मिली है। आप वहां सब कुछ अगर देख के आओगे आप भुला नहीं पाओगे। लोग जाते हैं घूमने के लिए, चलो एक घूमने का भी पर्पज है, मेरी भी इच्छा थी कि मैं समुद्र को बहुत नजदीक से देखूं। मैंने जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर वो जो काले पानी की सजा देते थे, वो मेरा सबसे मेन मोटो था कि मुझे वो जगह देखनी है। तो जब वो देखते हैं तो तभी तो आपके अंदर वो चीज, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं। एक ही रूम में पूरी जिंदगी बैठे बैठे हमने निकाल दी, घर से ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर आ गए, इसके अलावा हमने वो देखा ही नहीं। जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी चीजें जो हमें देखनी चाहिए थी, उनको देख करके शायद हमारे अंदर कुछ चेंज होता, कुछ परिवर्तन आता, या हमारी कुछ सोच में बदलाव आता। कोई भी क्रांतिकारी वहां रखा गया हो, कई बार लोग मर जाए वैसे बोल देते हैं किसी क्रांति के बारे में, कोई क्रांतिकारी के बारे में। वहां जाकर के कोई एक बार देखो तो सही उस जेल को, वो जो वहां जो आज भी फोटोएं लगी हुई है, कैसे क्रांतिकारियों का शोषण होता था, कैसे कैसे जेलर वहां आते थे। जो क्रूर से क्रूर जेलर होता था, जो से क्रूर व्यक्ति होता था ब्रिटेन में, उसको जेलर बना के भेजते थे उस जेल के अंदर। तो ये चीजें हैं, आपको देखनी चाहिए। जैसे अमृतसर के अंदर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो भी मेरा बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो ये चीजें देखनी चाहिए, उनको देखोगे तभी तो आपको लगेगा कि आज़ादी जो है ये ऐसे ही बैठे बैठे मौज मस्ती में नहीं मिली है, सारे दिन ऊँट की तरह पड़े रहो आज़ादी मिल जाएगी, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो इस तरह की चीज़ों का प्रचार प्रसार से कोई होगा। आपकी आत्मा को झकोर करके रख देगी ये चीज़ें जब आप इनको देखोगे। और क्या बताऊं, उसमें ऐसी ऐसी जो बैरक बनी हुई थी, कोठरी बनी हुई थी, जिसमें सिर्फ अंधेरा ही रहता था, सिर्फ अंधेरा। एक आदमी बस पूरा पूरा उसमें बैठ सके। कई तो ऐसी ऐसी बैरक है जिसमें आदमी लेट भी नहीं सकता था, सिर्फ बैठ सकता था, और सिर्फ अंधेरा है। अब उसको कितने ही दिनों तक बंद किया जाता था, उस आदमी को, उस क्रांतिकारी को यह नहीं पता चलता था अभी सुबह हुई है, अभी दोपहर है या रात है, क्योंकि 24 घंटे उसमें अंधेरा रहता था, कोई उसे मिल नहीं सकता था। मिलेगा कहां से, उसको बंद करके रखते थे। ऐसी ऐसी बैरक बनी हुई है। तो ये चीजें आप हैरान हो जाओगे देख के। तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए महासागर की गतियां कौन कौन सी है, तरंगे होती है, ज्वार बाटा है, धाराएं हैं। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो आएंगे सब। तो महासागर भी जो होता है वो गतिमान होता है, उसमें गतियां होती है। महासागर कभी कोई एक जगह स्थिर नहीं रहता है, जल एक जगह स्थिर रहता है। तो ये बड़े बड़े जहाज जो डूब जाते हैं ना, ये इनमें से कोई भी नहीं डूबता। फिर आती है तरंगे। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी भी तेज पवन बहती है
जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसी को ही हम तरंग कहते हैं। तो महासागर पे आप कभी समुद्र के किनारे जाके उसको आराम से निहारिए। जल ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहे हैं। वैसे जल का जो स्वभाव होता है वो है शीतलता। तो आप पानी के पास में अगर बैठते हो तो आपका मन शीतल होता है। अब ये नहीं है कि पानी का एक लोटा भर के और पानी की बोतल भर के और आप पास में बैठ जाओ कि मेरा मन शीतल हो जाएगा क्या। मैं जल की क्वांटिटी जो है, जैसे नदी हो गई, समुद्र हो गया, विशाल जहां जल सामग्री हो, वो जल जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही कोशिश होती है। जल का स्वभाव शीतलता है। आप जल के पास में बैठ जाओ आधी एक घंटा, आपका मन जो है वो पूरी तरह शीतल हो जाएगा। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब देखिए, सिंपल तक तरंगे, आप जिनको आप लहरें कहते हो, एक सिंपल वे में हमेशा चलती है, गति के कारण, हवा की गति के कारण। लेकिन जब आंतरिक भाग के अंदर कुछ इस तरह की हलचल हो, जैसे भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी उद्गार है, भूकंप है, तो फिर महासागरीय जल जो है वो भी अत्यधिक विस्थापित होता है। वो आराम से अपना तैर रहा होता है, पानी, लहरें उठ रही होती है, अचानक खड़बड़ी हो रही है, अरे ये क्या हो गया, वो जल भी फिर उफान मारता है वो। तो 15 मीटर तक ऊंची विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। इसको हम कहते हैं सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। मैंने आपको बताया था अभी 2000, वो जो बैरक बनी हुई है, जो जेल है वहां पोर्ट ब्लेयर में, तो उसमें 7 एक बैरक है। वो सेल इस तरह से बनी हुई थी जैसे माचिस की तिलियां होती है, इस तरह से वो शेल की आकृति, 3 3 4 एक साथ, और इस तरह से पूरी वो बैरक थी, एक के ऊपर एक नीचे इस तरह से बने हुए थे। तो 3 एक बैरक तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है उसमें, ये 2004 की सुनामी के कारण। और भी आसपास काफी जगह जो है वो डूब चुकी है, काफी नुकसान हुआ था वहां 2004 में। और केवल वहीं नहीं, ये अंडमान निकोबार जैसे ये इंदिरा पॉइंट, ये काफी उस समय नुकसान हुआ था, ये 2004 की सुनामी के कारण। सुनामी के कारण जल स्थल भाग के बहुत अंदर तक आ जाता है। सुनामी जापानी भाषा का, और अंग्रेजों ने, देखिए अब जब बात अंडमान की आई है, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों ने उस टाइम भी, हालांकि कोई आज भी कोई आबादी बहुत ज्यादा नहीं है अंडमान में, उधर उस साइड में, लेकिन अंग्रेजों ने उस टाइम भी अपने लिए वहां स्विमिंग पूल भी बना रखा उन्होंने। जैसे इधर ये समुद्र शुरू हो रहा है, इस समुद्र के इधर ही स्विमिंग पूल बना लिया, इधर खेलने के लिए, गेम खेलने की, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, वो सब गेम खेलने के लिए बना रखा। यहां बना लिया चर्च, इधर चर्च बना रखा है। यहां लॉन वगैरह, पार्क वगैरह घूमने के लिए यहां ये बना रखा है। यहां जैसे कोई नाटक वगैरह वो देखते थे तो उसके लिए वो कुछ जैसे ये होते हैं जो हॉल वगैरह, वो बना रखे हैं। इस तरह से उन्होंने अपने एंजॉयमेंट के लिए भी उस टाइम ये चीजें सब बना रखी थी। और ये बनाने वाले कौन थे, किसका खून पसीना था? हमारे क्रांतिकारियों का। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। पोताश्रय को हम जो है वो हार्बर भी कहते हैं। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ये बंदरगाह वगैरह होते हैं, कि समुद्र तट पर ये जब जो जलयान है आते जाते हैं, हवा, ये जहाज वगैरह पानी वाले, तो जहां रुकते हैं तट के किनारों पर,
तो कई बार कुछ नेचुरली भी बने होते हैं और कुछ बनाए भी जाते हैं। तो ये जो है क्या होते हैं, ये तो नष्ट होंगे ही। जब जल इतना अंदर आ जाता है कि स्थल भाग वाले तक पानी में डूब जाते हैं, तो वो तो समुद्र के किनारे होते हैं, स्थल भाग की तरफ। अब है सुनामी का तांडव, पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोतासे तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। यह तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। ये जो स्थल मंडल में हमने पढ़ा था ना कि ये प्लेट होती है, तो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लग गया। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। हवाई जहाज उड़ता है इस स्पीड से तो। और कोई सोचता है कि मुझे तो स्विमिंग आती है, मुझे तैरना आता है, तो मुझे सुनामी में कुछ नहीं होगा। जब 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब आती है ना सुनामी, तो सारी स्विमिंग फेल हो जाती है वहां पे, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, वो पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम होगी। जल की गहराई भी कम होने के कारण साथ साथ इनकी गति 700 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। तो इससे फिर 10,000 से अधिक लोगों की जो है इसमें मृत्यु हो गई। 1 लाख से ज्यादा लोग जो है प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप में सर्वाधिक प्रभावित हुए। यदि भी पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहां भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। लेकिन जब होती है तो फिर कितनी खतरनाक होती है। तो ये 2004 की सुनामी के बारे में कुछ बताए हैं। ये देखिए, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। तो ये पूरे घर बार वगैरह ये सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। जो तट के पास का क्षेत्र होगा, एक बार वो अचानक कम होने लग जाएगा। यूं लगेगा ये पानी अंदर की तरफ जा क्यों रहा है, वापस वो जा नहीं रहा है, वो आने के लिए जा रहा है वो। और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। वो देखने लगेगा, ओ के हो, वो पानी कट गयो। इतने में वो पानी वापस आया कि मैं अठई हो, मैं खटई को नहीं गयो, और फिर वो उसको साथ में लेकर आ जाता है। फिर तो जब इस तरह की घटनाएं जब समुद्र के पास में हो, तो वहां इंतजार नहीं करना चाहिए कि पानी काफी अंदर तक क्यों चला गया। दौड़ के जहां जगह मिले, ऊंचाई जगह पे सब भागो वहां से, और कोई ऊंची जगह पे जाने की कोशिश करो। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। एक मूवी आई थी, ये दशावतारम नाम से थी। साउथ का कौन सा हीरो है वो, जो चाची 420 में था, वो मैं नाम भूल जाता हूँ इस हीरो का बार बार।
उस मूवी के अंदर एक सुनामी वाली घटना को दिखाया गया। ये जो 2004 वाली सुनामी है, इसी सुनामी को ही दिखाया गया उस मूवी के अंदर। वो लास्ट में सी सीन है उस सुनामी का, तो यही दिखाया गया, इसी सुनामी को दिखाया गया उसमें। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना, यही चीज कहलाती है ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो दे तो उसे ज्वार कहते हैं, और जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो यह है ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक, जब जल इतना ज्यादा उड़ जाए कि तट के एक बड़े हिस्से को डुबो दे। मैं जैसे वहां अंडमान गया था, मैं आपको बता रहा हूं, तो अब चूंकि जहां प्योर समुद्र होता है वहां आपको ये घटनाएं बहुत देखने को मिलती है। समुद्र के जो बिल्कुल वहां जो होटल बने हुए थे समुद्र के बिल्कुल किनारे की तरफ, तो शाम को जब, अब वहां नारियल के पेड़ खूब लगे हुए हैं, खूब सारे नारियल के पेड़ हैं, लेकिन उनको कौन तोड़े नारियल को? भाई कोई थोड़ा सा ऊंचा हो तो तोड़ ही ले। अब आदमी, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो, और कोई बेर तो है नहीं कि कोई बाटा उठा के मारा और वो बेर टूट गया, वैसे वो नारियल टूट जाएगा। पहले तो वो इतना ऊपर है, वहां तक पत्थर जाना ही मुश्किल होता है, फिर वो बहुत मजबूती से लगा होता है वो। तो वहां उस वक्त शाम को जो पानी है समुद्र का, वो बिल्कुल होटल के पास तक आया हुआ था, यहां तक। होटल से निकलते ही ये समुद्र शुरू हो गया इधर से। और सुबह उठने के बाद में जब वापस पीछे की तरफ वहां समुद्र को देखने के लिए मैं गया, तो कम से कम 100-150 मीटर तक समुद्र पीछे गया हुआ था, और वहां अंदर का वो पूरा भाग दिखाई दे रहा था। और इस तरह से वो, जैसे जो गाय का गोबर होता है उसकी जो ढेरियां होती है, इस तरीके से वो ढेरियां ढेरियां दिखाई दे रही थी वो। और शाम तक आते आते वो समुद्र का पानी जो है वो वापस यहां तक आ गया, शाम तक होते होते पूरा वापस भर गया वो। तो ये होता है, तो दिन में 2 बार ये नियम से होता है महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना। ये चीज होती है ज्वार। जब जल ऊपर उठेगा तो वो ज्यादा हिस्से तक आएगा, उसे ज्वार कहते हैं। निम्नतम स्तर पर जाएगा तो जल वापस पीछे चला जाएगा, इसे कहते हैं भाटा। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। देखिए, नॉर्मली ज्वार भाटे का आना एक दैनिक दिनचर्या की बात है, लेकिन ये जो बड़े ज्वार भाटे जो होते हैं तो उसके लिए कुछ दशाएं होनी चाहिए। सूर्य, ये रहा सूर्य, और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल अभिकर्षित होता है, यानी उसको खींचता है। वो खींचेगा तो पानी ऊपर की तरफ उठेगा, तो यह है उच्च ज्वार। अब यह नहीं है कि आपके घर के ऊपर 4th फ्लोर पे पानी की टंकी रखी हुई है 500 लीटर की, 1000 लीटर की, और आप उस टंकी को खोल दो ऊपर से, और चांदनी रात में पूर्णिमा के दिन जाकर के देखो उसको कि सर पानी ऊपर उठ रहा है क्या टंकी में। वो ऐसे ज्वार नहीं होता है वहां पे। ज्वार के लिए समुद्र होना चाहिए, वो प्रक्रिया पूरा एक समुद्र है, इतनी बड़ी विशाल जल राशि होती है, वहां ये घटनाएं होती है। पानी की टंकी है, आप ऊपर जाके देखोगे साहब इसमें ज्वार आ रहा है क्या, ऐसे नहीं होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीध में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। यह छोटा सा चंद्रमा बीच में है, एक तरफ सूर्य और एक तरफ पृथ्वी। तो अब जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और इस समय फिर ऊंचे ज्वार उठते हैं, और इस ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं।
मतलब यह हो गया कि जब चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार से हो और इधर सूर्य हो, अब बीच में पृथ्वी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से जो है वो महासागर की तरफ जो है वो महासागरीय जल पर पड़ता है। सूर्य का इधर से इधर पड़ रहा है सूर्य के कारण, इधर चंद्रमा है ये अपनी तरफ खींच रहा है पानी को। अब बीच में आप कोई आदमी है, उसके दो हाथ हैं, इधर एक हाथ पे एक मोटरसाइकिल इधर बांध दो, एक हाथ पे इधर मोटरसाइकिल बांध दो, अब इधर से भी खींचो और इधर से भी खींचो उसको, यह स्थिति उसमें पृथ्वी के जल की होती है। इसके कारण जो ज्वार आता है उसको हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार जो होता है वो नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत के उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो ये कुछ लाभ हैं। अब आता है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यानी एक तरह से कैसा पानी हो गया, गुनगुना, जहां गर्म और शीत जल धाराएं मिलती है। तो ये धाराओं का भी जो टॉपिक है, ये सिर्फ अभी तो इन्होंने इतना ही बता रखा है 7वीं क्लास में कि धाराएं जो है वो कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। बाकी ये पूरा टॉपिक है, पूरा ये मैप से समझना होता है कि कैसे क्या भौगोलिक दशाएं होती है जिसके कारण गर्म से ये किधर से किधर जाती है, कौन से देश के पास में कौन सी धारा है। तो अब जैसे कुछ धाराएं को ध्यान रखिएगा। लेब्राडोर जो है वो ये शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धाराएं हैं। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। गर्म और शीत जल धाराएं मिलती है, तो मत्स्यन के लिए वो ज्यादा बेस्ट होता है। अब ये चित्र बना हुआ है पूरा। इसमें ये देखिएगा, ये विषुवत है 0 डिग्री। तो अब ये क्यूरोसियो धारा है, फिर ये ओयोसियो धारा है इधर से, और फिर ये जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, फिर ये ओगलास की धारा, ये वेनेजुएला धारा, ये ब्राजीलियन धारा, ये फोकलैंड की धारा, ये हम्बोल्ट जो है पेरू धारा। तो ये धाराएं हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, ये उत्तरी अटलांटिक अपवा है, ये लेब्राडोर धारा यहाँ ऊपर ये रही, ये कैनरीज धारा। ये पूरा टॉपिक अलग से समझाने वाला टॉपिक है, ये अभी आपके नहीं समझ में आएगा। इसमें महासागरीय धाराएं कैसे है क्या है, ये पूरा अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। अभी तो सिर्फ आप एक बार नाम देख लो कि कौन सी धारा, जैसे अलास्का धारा है, तो कौन सी धाराएं किधर से किधर है। जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वहां कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा आती है। अब ये कुछ प्रश्न है, 3 प्रश्न ये हैं, ये मिलान करने वाले। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जल चक्र। सामान्यतः गर्म जल धाराएं कहां उत्पन्न होती है?
तो जहां सूर्य सीधा चमकेगा वहीं होगी, तो भूमध्य रेखा के निकट। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी और महासागरीय धाराएं। अब विशालतम झील, जल में आवधिक चढ़ाव उतार, तीव्र भूकंपित तरंगे, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं और जल चक्र। तो अब क्या होगा इसका? जल चक्र वाला तो इसमें एक भी कोई पॉइंट ऐसा है नहीं, ये तो कट गया। अब बचे 4। कैस्पियन सागर क्या है? एक विशालतम झील है। ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव उतार, सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगे, और महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। तो सबके जो सामने लिखे हुए हैं वो इनके उत्तर हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है जल वाला, ये कंप्लीट होता है। तो इसके बाद में जो है, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे और हम जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।